आज की कहानी एक बूढ़ी औरत की है। अजी सुनते हो, मैंने मन में एक ख्याल आया है। कल पिताजी को स्वर्ग सिधारे 1 महीना हो जाएगा। क्यों ना हम सब कल गांव चले। सोनिया ने कहा तो दाढ़ी बनाते प्रमोद अचानक चौंक गया और अपने गाल पर कट लगा बैठा। उसकी हैरानी तब ज़्यादा बढ़ गई जब सोनिया ने कहा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है माँ जी की। पता नहीं बेचारी अकेली कैसे वहाँ रह रही होंगी। आखिर इस उम्र में अकेले निर्वाह करना आसान थोड़ी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रमोद उसे देखता ही रह गया और बोला, यह अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। मेरा मतलब है कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। मेरी माँ की इतनी फिक्र होने लगी है तुम्हें। वैसे तो वो तुम्हें फूटी आँख भी नहीं सुहाती। अजी पहले और आज में बहुत फ़र्क है। पहले तो माँ बाबूजी एक साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब तो बाबूजी नहीं हैं उनका ख्याल रखने के लिए। बुढ़ापे में कोई बीमारी या मुसीबत पड़ जाए तो वे उन्हें कौन संभालेगा। आपको तो पता ही है कि हमारे रिश्तेदार और गांव के लोग क्या क्या बातें बनाएंगे हमारे बारे में, कि मैं अपनी बेचारी बूढ़ी सास का इस अवस्था में ख्याल भी नहीं रख सकी। ना बाबा ना, ऐसी बातें ना तो मुझे सुन सकती। आप जल्दी से जाकर माँ जी को ले आइए। यह कहकर सोनिया तो वहाँ से चली गई, लेकिन प्रमोद अभी भी हक्का बक्का था। वह सोचने लगा, अभी अभी जो औरत यहाँ पर खड़ी थी वह मेरी पत्नी सोनिया ही थी या उसकी शक्ल में कोई दूसरी औरत, क्योंकि मेरी पत्नी तो ऐसी बातें कभी सपने में भी मुंह से नहीं निकाल सकती थी। मेरी माँ के लिए इतनी चिंता। परंतु फिर यही सोचकर कि मन ही मन मुस्कुरा उठा कि समय के साथ उसकी पत्नी में कितना परिवर्तन आ गया है। जो बात उसने कही उसमें कुछ गलत तो नहीं था कहा। ऐसा सोचकर उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, आप कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना माँ? वह हम लोग सोच रहे थे कि आप पिताजी तो आपके साथ है नहीं, तो आप कितने दिन अकेली रहेंगी और नौकर के भरोसे कब तक जिया जा सकता है। क्यों ना आप हमारे साथ यहीं आकर रहें। अपने पुत्र की बात सुनकर गायत्री जी बोली, बेटा प्रमोद, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। बहुत ख्याल रखते हो तुम मेरा। परंतु यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि तुम्हारी पत्नी सोनिया का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन तो मुझे मिलती ही है। इस उम्र में मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं रहने दो। माँ के मुंह से पेंशन बात का शब्द सुनकर प्रमोद का दिमाग ठनका। सोचने लगा कि कहीं सोनिया माँ को मिलने वाली पेंशन के पैसों के लालच में तो अपनी माँ को अपने पास नहीं बुला रही है ना। सोनिया इतनी बुरी भी नहीं हो सकती। अपने मन को समझाते हुए प्रमोद ने माँ से कहने लगा, माँ, अकेलेपन मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ आपकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ तक सवाल है आपकी बहू का, तो आपकी बहू ने ही सोचा है ये। अब हमें आपका ध्यान रखना चाहिए। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। अब तो आपकी चिंता नहीं है। बेटे की बात सुनकर पुष्पा जी बोली, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, कम से कम उसने मेरे बारे में सोचा तो। इससे ज़्यादा एक बूढ़ी माँ और क्या मांगती है। फिर प्रमोद बोला, माँ जी यह तय हो गया कि आप हमारे साथ ही रहेंगी। आखिर आपको भी तो अपने पोते पोती के साथ समय बिताने का, लाड़ लड़ाने का मौका मिलना चाहिए। फिर उन्हें भी तो आपकी ज़रूरत है। दादा दादी ही तो पोता पोती को संस्कार दिया करते हैं। उसी समय सोनिया भी अपने कमरे से बाहर आई और प्रमोद से फ़ोन लेते हुए बोली, माँ जी हमें भी अपना सेवा करने का मौका दीजिए। आप खुद ही सोचिए, लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए माँ नौकरों के भरोसे छोड़ रखा है। आखिर आपने तो अपनों से ही अपने ही होते हैं। इस समय में हम काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। सोनिया की शहद में डूबी बातें सुनकर गायत्री जी के मन को तसल्ली हुई और उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ रहने के लिए हाँ कर दी। गायत्री जी से फ़ोन पर बात करके अगले दिन ही सोनिया और प्रमोद उन्हें लेने गांव पहुंच गए और गायत्री जी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करने लगे। जो भी कीमती सामान था सब संभाल कर सोनिया ने अपने पति से कहने लगी, माँ बाबूजी के जितने भी ज़रूरी कागजात हों वह साथ ले चलिएगा। मैं तो कहती हूँ कि इस मकान को किराए पर चढ़ा देते हैं ताकि साफ़ सफाई भी होती रहे और महीने की एक निश्चित कमाई भी आती रहेगी। सोनिया की बात सुनकर प्रमोद ने कहा, इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता,
केवल माँ ही तय करेंगी कि उन्हें इस घर का क्या करना है। आखिर यह उनका घर है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उनका बुढ़ापा सुखमय बीते और पूरे सम्मान के साथ बीते। सोनिया की बात पर गायत्री जी ने भी सहमति जताई और मकान को किराए पर दे दिया। मकान बड़ा था, इसलिए किराया भी अच्छा खासा मिल रहा था। आखिरकार गायत्री जी सोनिया और प्रमोद के साथ शहर में उनके घर आ गई। गायत्री जी का जीवन एकदम बदल सा गया। उन्हें लगा जैसे पति के साथ उनके 40 साल की जमी जमाई गृहस्थी भी छूट गई और अपना घर भी। गांव में तो आस पड़ोसी सहेलियां भी हर सुख दुख बात साथ होते थे, परंतु यहाँ महानगर में उन्हें एक अधूरापन सा लगता था। लेकिन फिर भी अपने बेटे और पोते पोती के साथ पाकर वे खुश थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा। गायत्री जी की खूब सेवा होती रही। उनका पोता दीपू भी दादी दादी करते नहीं थकता था। अपनी दादी के साथ पाकर दीपू भी बहुत खुश रहने लगा था और गायत्री जी 2 साल की अपनी नन्ही पोती को भी संभाल लिया करती थी। गायत्री जी ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था और हर काम में बहू की मदद भी किया करती थी। उधर धीरे धीरे सोनिया ने घर के कामों से पल्ला झाड़ लिया। अक्सर सोनिया टीवी देखती रहती या शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करने लगती और दिन भर खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम गायत्री जी को करना पड़ता। ऊपर से ना कोई फरमाइश भी कर देता कि माँ जी आज आपके हाथ का शाही पनीर बहुत अच्छा बनता है, आज बहुत मन कर रहा है, क्या आप बना देंगी। गायत्री जी इस काम में भी कोई आलस नहीं करती थी। इस बात से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। एक दिन जब काम वाली बाई के न आने के कारण गायत्री जी पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही थी, सोनिया अपने फ़ोन में मस्त थी। सफाई करते करते गायत्री जी ने देखा कि नन्ही गुड़िया अचानक फर्श पर फिसल कर गिर गई और रोने लगी। गायत्री जी दौड़ी दौड़ी आई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। यह देखते ही सोनिया ने फ़ोन काटकर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ, आपने बिना हाथ धोए गुड़िया को कैसे छू लिया? आपको पता है ना, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। इतना कहते हुए उसने अपनी गुड़िया को उठाया और कमरे में ले गई। गायत्री जी हैरानी से अपनी बहू को देख रही थी। उस दिन के बाद बहू ने कभी अपनी नन्ही गुड़िया को दादी के पास तक नहीं आने दिया। आए दिन सोनिया उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती। यह बातें गायत्री जी को अंदर ही अंदर खाने लगी थी। प्रमोद को भी कभी कभी मन ही मन महसूस होता था कि उसके घर आने के बाद उसकी माँ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि माँ की उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें ज़्यादा काम मत करवाया करो, अब उनके आराम करने के दिन हैं। इस पर सोनिया बोली, माँ जी को इस उम्र में और क्या काम है, पूरे दिन तो खाली बैठी रहती हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलते हैं तो उनके अच्छे के लिए ही है, और फिर मैं कौन सा उन्हें पहाड़ तोड़ने के लिए कह देती हूँ, घर का थोड़ा बहुत काम ही तो कर देती हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रमोद चुप रह गया। गायत्री जी ने बेटा बहू की ये बात सुन ली थी, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि दोनों के बीच कलह का कारण नहीं बनना चाहती थी। एक दिन प्रमोद अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो गायत्री जी ने उसे अपनी दवाइयों की पर्ची पकड़ाते हुए कहा, बेटा मेरी कुछ दवाइयाँ रात को लेते आना। प्रमोद हाँ में से सिर हिलाकर चला गया। उसी समय तो उनकी बहू सोनिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पति के जाने के बाद वह अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके आने के बाद हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन आपके बेटे की तनख्वाह तो उतनी ही है ना, इस मकान की किस्त भी जाती है, तो क्यों ना आप गांव वाले मकान का किराया और बाबूजी की पेंशन भी हमें दे दिया करें, ताकि हम इस मकान की किस्त चुका सकें। बहू की बात सुनकर गायत्री जी के मन ही मन सोचने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी। अपनी बहू को इतनी अच्छी तरह से जानते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि मेरी बहू का व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। वह मुझे मेरे बुढ़ापे में इज्जत भरी ज़िंदगी देकर मेरी सेवा करेगी।
परंतु फिर उनके मन में ख्याल आया कि यदि बेटे के पैसों की ज़रूरत है तो देने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए उन्होंने मकान का किराया और पेंशन के लिए हाँ कर दी। एक दिन गायत्री जी घर की बालकनी में बैठी थी। बालकनी में से सामने पार्क दिखता था। कई बार सोचती थी कि थोड़ी देर के लिए टहल कर आऊँ, परंतु घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी, इसलिए जा नहीं पाती। परंतु आज बहू की तीखी बातों से उनका हृदय छलनी होता जा रहा था। इसलिए बिना काम की परवाह किए वह शाम के समय पार्क में टहलने चली गई। शाम को 7 बजे के करीब घर वापस आई। आकर देखा तो बहू किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और फ़ोन में इतनी मशगूल थी कि उसे किसी के आने की आहट भी नहीं सुनाई दी। उसी समय गायत्री जी के कानों में बहू की आवाज़ पड़ी। बहू हंसते हुए अपनी माँ को फ़ोन पर कह रही थी, अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, आपका आइडिया तो काम कर गया। अब तो घर का सारा काम मेरी सास ही संभाल ले रखा है। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक, यहाँ तक कि कपड़े धोने का काम भी मेरी सास ही कर देती है। अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। और तो और गांव वाले मकान का किराया और बाबूजी की पेंशन भी मेरे हाथ में आने लगी है। आपकी बेटी की तो अब ऐश ही ऐश है। बहू की बातें सुनकर गायत्री जी हैरान रह गई। वे अंदर तक टूट चुकी थी। आज उन्हें अपना घर छोड़कर शहर में आने का पछतावा हो रहा था। एक दिल तो किया कि वापस अपने गांव वाले घर में चली जाऊं, परंतु मकान तो किराए पर चढ़ा चुका था, जिसका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। उदास होकर गायत्री जी सोचने लगी, क्या मेरा इस घर में यही महत्व है? क्या बुढ़ापे में मेरी ज़िंदगी का केवल यही वजूद है? क्या मेरी हैसियत महज एक काम वाली बाई जितनी है? अब तक मैं केवल बहू की सहायता के लिए घर का काम कर दिया करती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गायत्री जी का मन उचाट सा रहने लगा। भले ही उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन जीवन के प्रति उनके मन में उमंग थी। परंतु केवल बहू को तकलीफ़ न हो, यह सोचकर उन्होंने स्वयं को घर तक सीमित कर लिया था। परंतु अब उन्होंने सोच लिया था कि वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना शुरू करेंगी। अब गायत्री जी ने रोज़ाना पार्क जाना शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों से जान पहचान भी कर चुकी थी। एक दिन पार्क में ही उन्हें पड़ोस में रहने वाली भावना मिली। मिलनसार स्वभाव की गायत्री जी तुरंत ही उनसे घुल मिल गई। बातों ही बातों में भावना ने बताया कि उसकी सास की मृत्यु 1 महीने पहले ही हुई है। उसके बच्चे अभी छोटे थे। आसपास कोई डे केयर भी नहीं था, इसलिए उन्हें कहीं छोड़ने का हिसाब नहीं बन पा रहा था, जिस कारण वह 1 महीने से नौकरी पर नहीं जा पा रही थी। इस सब के कारण भावना काफ़ी परेशान थी। उसकी बात सुनकर गायत्री जी ने कहा, बेटा, अगर ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे बच्चे संभाल सकती हूँ। भावना ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? कौन हैं आप? तभी गायत्री जी के मुंह से एकाएक निकल गया, मैं गायत्री हूँ। मेरे पति। फिर एकदम से ध्यान आया और कहने लगी, मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। मैं सोनिया की सास हूँ। मेरा बेटा प्रमोद बिजली विभाग में काम करता है। गायत्री जी से बात करके तो जैसे भावना की मुराद ही पूरी हो गई और गायत्री जी अपने जीवन की नई दिशा देना चाहती थी और लोगों से मिलजुल कर उन्हें अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने यह काम करने का मन बना लिया। अगले ही दिन भावना अपने बच्चों को गायत्री जी के पास छोड़कर नौकरी पर चली गई। गायत्री जी जब बच्चों को अंदर लेकर आई तो सोनिया ने यह सब देखकर हैरानी हुई। उन बच्चों के बारे में पूछने लगी तो गायत्री जी ने कहा, बहू, यही पड़ोस की भावना रहती है। वह दोनों बच्चे हैं, उसी के दोनों बच्चे हैं। दरअसल उसके घर में बच्चे संभालने के लिए कोई नहीं है, जिसके कारण वह नौकरी पर नहीं जा सक रही थी और मेरा दिन भर मन नहीं लगता था, बोर हो जाती थी। इसलिए सोचा कि मैं इन दोनों बच्चों को संभाल लेती हूँ। मेरा समय भी अच्छा बीत जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर सोनिया भड़क उठी। माँ जी, आप बिना मुझसे पूछे मेरे घर में यह सब कैसे कर सकती हैं? यह शहर है, आपका गांव नहीं, जहां आप मेला लगा कर रखेंगी। जहां से लाई हैं वहीं छोड़ आइए इन बच्चों को। लेकिन बहू,
बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज जब पता चला कि आसपास डे केयर नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये काम शुरू करूं और अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हूँ। गायत्री जी की बात सुनकर उनकी बहू व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, माँ जी, आपकी उम्र कितनी बची है अब पहचान बनाने के लिए? बुढ़ापे में यह सब हरकतें शोभा नहीं देती आपको। लोगों के बच्चों की देखभाल कर रही हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हमसे तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर गायत्री जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं कल से इन बच्चों को नहीं लाऊंगी, लेकिन ये बच्चे आज तो यहीं रहेंगे। नहीं माँ जी, मैं इन्हें 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अभी इन्हें लेकर ले जाइए। बहू की बातें सुनकर गायत्री जी उन बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। बच्चे पार्क में खेलते रहे। दोपहर को जब भावना घर वापस आई तो गायत्री जी ने उन बच्चों को घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर अपनी बहू की बातें सोच सोच कर गायत्री जी की आंखों से आंसू बह निकले और अपने कमरे में जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई। आज वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए अपने पति की तस्वीर से ही बातें करने लगी। क्या इस उम्र में मैं अपनी पहचान नहीं बना सकती? बुढ़ापा आ गया है तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी मृत्यु का इंतज़ार करूं? ऐसा कहते हुए वे अपने पति की तस्वीर को निहारने लगी। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पति उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। उसी समय एक उमंग उनके मन में जागी और उन्होंने ठान लिया कि अब तो वह यहीं रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगी और अपनी बहू को दिखा देंगी कि उम्र ज़्यादा होने से जीवन ख़त्म नहीं हो जाता। रात को जब गायत्री जी का बेटा प्रमोद ऑफिस से लौटा तो गायत्री जी ने अपनी योजना के बारे में बताया। उसे अपनी माँ की इच्छा जानकर बहुत खुशी हुई। अपनी माँ की बात को प्रमोद ने तुरंत स्वीकृति दे दी। तभी सोनिया बोली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इस उम्र में माँ को काम शुरू करने की क्या सूझी है। अगर करना ही है तो घर बैठकर घर का काम करें। अपनी पत्नी को जवाब देते हुए प्रमोद ने कहा, नहीं, माँ जी को जो इच्छा है वह वही करेगी। माँ, मैं कल आपके लिए एक ऐसी जगह का इंतज़ाम करवाता हूँ। ऐसा कहकर प्रमोद चला गया और अपनी बहू सोनिया को गुस्से में देखकर गायत्री जी बोली, बहू, किसी के घर में नौकरानी बनने से अच्छा है कि मैं जिस काम को करने की मेरी इच्छा है मैं वह काम करूं। बूढ़ा होने का मतलब यह कतई नहीं कि इंसान का कोई वजूद ही नहीं रहा। कल तक तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ वह किया जो तुम करना चाहती थी, लेकिन आज के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी ये मैं तय करूँगी, तुम नहीं। इतना कहकर गायत्री जी पार्क में चली गई। अपनी सासू माँ के मुँह से ये बातें सुनकर सोनिया हैरान हो गई। अगले ही दिन सामने वाले फ्लैट के नीचे का एक कमरा किराए पर ले लिया। गायत्री जी रोज़ सुबह जल्दी तैयार होकर वहाँ चली जाती। भावना अपने बच्चों को गायत्री जी के पास उसी कमरे में छोड़ जाती और शाम को ऑफिस से वापस आते समय उन्हें ले लेती। जहाँ भावना जी भी निश्चिंत होकर नौकरी पर जा रही थी, वहीं बच्चे भी गायत्री जी के साथ बहुत खुश थे। भावना के बच्चों को देखकर सोसाइटी के अन्य माता पिता भी गायत्री जी को कहने लगे कि आप हमारे बच्चों को भी रख लें अपने पास। इस तरह 8-10 बच्चे आने लगे। गायत्री जी ने अपनी सहायता के लिए 2 नैनी भी रख ली, जो भाग दौड़ का काम संभाल लेती थी, साफ सफाई भी कर देती थी और बच्चों का खाना भी गर्म कर देती थी। देखते ही देखते गायत्री जी का काम इतना बढ़ गया कि उन्हें साथ वाला कमरा भी किराए पर लेना पड़ा। एक दिन एक नैनी ने बताया कि उनकी सोसाइटी के एक घर में रहने वाली उनकी उम्र की एक औरत अपने घर में बहुत दुखी है। उसकी बहू से बहुत तंग करती है। उन्होंने नैनी से कहकर उस औरत, जिसका नाम सुदेश था, उसे अपने पास बुलवाया। उनके सब दुख सुनकर गायत्री जी बोली, यदि आप चाहें तो मेरे पास यहाँ आ सकती हैं। आपने बताया कि आपको मशीन का काम बहुत अच्छे से आता है, तो आप मेरे पास घर के कपड़े सिलने वाली मशीन ने फालतू में ही जगह घेर रखी है। क्यों ना हम उस मशीन को किसी गरीब लड़की को
कपड़े सिलने का काम सिखाएं, जिससे फ़ीस हम बिल्कुल कम रखेंगे। इस तरह वह भी आत्मनिर्भर बन जाएगी और हमें भी जीवन जीने का एक मकसद मिल जाएगा। बेशक हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, परंतु इस तरह यदि हमारा बुढ़ापा कुछ करते हुए गुजरेगा तो 2 पैसे भी आ जाएंगे और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सुदेश जी को यह बात जच गई। अगले दिन से ही वह गायत्री के पास आने लगी और कुछ घंटे वहीं रहकर काम करती। गायत्री जी के साथ काम करते करते सुदेश जी को भी अच्छा लगने लगा। दोनों सहेलियां अब एक दूसरे पर का साथ पाकर खुश रहने लगी। सुदेश जी, जो घर के झगड़ों से भी बहुत परेशान हो चुकर बीमार रहने लगी थी, अब कुछ ही दिनों में वह तंदुरुस्त दिखने लगी। धीरे धीरे करके गायत्री जी के साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गईं, जिस कारण वह जगह अब छोटी पड़ने लगी। गायत्री जी के कहने पर प्रमोद ने सोसाइटी के बाहर का एक बड़ा सा कमरा किराए पर दिलवा दिया। अब उन सब महिलाओं को इतनी आय हो जाती थी कि वे आराम से उसे मकान का किराया निकाल सकें। गायत्री जी के पास काम करने वाली सभी महिलाएं बहुत खुश भी थी और उन्हें टाइम पास के लिए भी एक अच्छी जगह मिल गई थी और कुछ आमदनी भी शुरू हो गई थी। अब उन्हें अपने खर्चों के लिए बहू बेटे का मुंह नहीं देखना पड़ता था। अब सभी आसपास आपस में हंस बोलती, अपना सुख दुख बांटती और समाज के लिए भी योगदान करती। दरअसल उन सभी बूढ़ी महिलाओं को भी कोई चाहिए था जिससे वह बात कर सके, जो उनका हालचाल पूछ सके। वह सब उनको यहाँ मिल रहा था। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या 15 हो गई। गायत्री जी सबको कुछ न कुछ काम करने की प्रेरणा देती रहती। कोई अचार मुरब्बा बनाना सीख रही थी तो कोई सिलाई करना। कोई अन्य महिलाएं गायत्री जी के साथ बच्चों को संभालती थी। वे सभी प्रौढ़ महिलाएं पूरे इलाके में जाने लगी। धीरे धीरे करके उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि पूरे शहर के लोग उन्हें सम्मान देने लगे थे। एक दिन सोनिया किसी काम से गायत्री जी के केंद्र पर गई तो वहाँ उसे भावना मिली, जो अपने बच्चों को लेने के लिए आई थी। भावना ने पूछा, अरे आपको यहाँ पहले नहीं देखा, आप कहाँ रहती हैं? तब सोनिया बोली, मैं इस केंद्र संचालक गायत्री जी की बहू हूँ। भावना के दिमाग में अचानक 8 महीने पहले पार्क में गायत्री जी से बात कौंध गई, जब गायत्री जी ने कहा था कि मैं सोनिया की सास हूँ, जिसका अपना परिचय इस शहर में केवल इतना ही था। केवल 8 महीने में वह परिचय बदल गया था। आज उनकी बहू को अपने परिचय के लिए गायत्री जी के नाम की आवश्यकता थी। आज गायत्री जी ने साबित कर दिया था कि उम्र तो केवल एक संख्या है और यदि जीवन में कोई दिशा देने की जज्बा मिल जाए तो सारी अड़चनें छोटी पड़ जाती हैं। और यदि आज की युवा पीढ़ी गायत्री जी के बेटे प्रमोद की तरह अपने बुजुर्ग का साथ दें तो वे भी प्रेरणा की नई मिसाल कायम कर सकते हैं। इस एक छोटे से कदम से हमारे बुजुर्गों का बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा।